हेलो एवरीवन, टॉप 20 क्लोज टेस्ट की सीरीज में आपका स्वागत है। डे 8 है इस सीरीज का। प्लेलिस्ट बनी है, बाकी क्लास यदि आपको देना है तो देखना है तो प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं बिना देरी के। पहले खुद रीड करेंगे, देन वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। यदि आप भी एसएससी एमटीएस देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये जो क्लास होने वाली बहुत ही फ्रूटफुल होगी। प्लीज़ एंडिंग तक बने रहे। फिर इसके बाद में क्लोज टेस्ट के बाद में जो रिसेंटली एग्जाम से पूछे जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में वो भी हम डिस्कस करेंगे। और जो वर्ड्स है ये सीजीएल सीएचएसएल में पूछे गए वर्ड्स है, कुछ आंसर की से मैंने कलेक्ट किए हैं, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे एट द एंड। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। इन रिसेंट मंथ्स, हाल ही के महीनों में, इंडियाज बैंकिंग सेक्टर, भारत का बैंकिंग सेक्टर जो है, बैंकिंग जो क्षेत्र है, हैज डेमोन्स्ट्रेटेड, तो इसने प्रदर्शित किया है इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी, सुधारी हुई या सुधरी हुई एक स्थिरता को प्रदर्शित किया है, डिस्प्ले किया है। ड्यू टू डिक्लाइनिंग, कारण किसके कारण? घटती हुई जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, जो ऐसी संपत्ति जो परफॉर्म न करती हो, मतलब कुल मिला के पड़ी हो। एंड और प्रूडेंट से मतलब है यहाँ पे रियल से। ओके, रियल जो रियल रेगुलेटरी ओवरसाइट है, ओवरसाइट का मतलब यहाँ पे चूक से है। तो जो रियल जो रेगुलेटरी चूक है और जो नॉन परफॉर्मिंग जो संपत्ति है के घटने के कारण जो इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी है, स्थिरता को प्रदर्शित किया है भारत के बैंकिंग सेक्टर ने। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आरबीआई है, हैज एडॉप्टेड, तो इसने अपना लिया है या अपना चुकी है कॉशियस मॉनेटरी अप्रोच, जो सावधानी पूर्वक जो मुद्रिक अप्रोच है, रास्ता है, उसे अपना ली है। टू, कुछ करने के लिए, इन्फ्लेशन को कुछ करने के लिए। तो इन्फ्लेशन को क्या कर सकती है? कम ही करने की कोशिश करेगी आरबीआई। तो देख लेते हैं। स्टिमुलेट यानी होता है बढ़ाना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो आरबीआई तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि महंगाई बढ़े। कर्ब का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना, ओके, क्लोज करना। तो कर्ब हिंडर करना, तो रोकने के लिए इन्फ्लेशन को या इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। एक्सेलरेट मतलब भी स्टिमुलेट होता है, बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना होता है। निगलेक्ट यानी होता है लापरवाही करना या उसको नजरअंदाज करना। तो आरबीआई ने अपना चुकी है जो कॉशियस मॉनेटरी अप्रोच, एक रास्ता को अपना ली है जो क्या हो, सावधानी पूर्वक मौद्रिक रास्ते को अपना चुकी है कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए, कम करने के लिए इन्फ्लेशन को, महंगाई को। वाइल इंश्योरिंग, सुनिश्चित करते हुए। वाइल यहाँ पे एक प्रीपोजिशन का फंक्शन कर रहा है। ओके, तो सुनिश्चित करते हुए। एडिक्वेट का मतलब है यहाँ पे उचित, इसका मतलब तो इसे पर्याप्त होता है, एम्पल होता है, पर यहाँ पे इसका मतलब है उचित, मतलब प्रॉपर बोल सकते। तो एक उचित लिक्विडिटी मतलब पैसे का जो फ्लो रहता है, जो मार्केट में जो लेन देन में जो पैसे इधर उधर होता है, तो जो उचित लिक्विडिटी को सुनिश्चित करते हुए इन द सिस्टम में। हाई इंटरेस्ट रेट्स, जो उच्च जो ब्याज की जो दरें है। दो, हालांकि ये जो दरें है नेसेसरी है, आवश्यक है, टू कंट्रोल करने के लिए। प्राइस प्रेशर्स, जो दाम के जो दबाव है उसे कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए नेसेसरी जो रेट्स है। तो ये जो हायर इंटरेस्ट रेट्स जो है, हैव स्लाइटली क्रेडिट डिमांड इन सर्टेन सेक्टर्स, तो कुछ निश्चित क्षेत्रों में जो क्रेडिट की जो डिमांड है, जो मांग है, उसको कुछ सूक्ष्म रूप से कुछ कर दी है। तो देख लेते हैं जो रेट ने, जो इंटरेस्ट रेट ने इसने क्या किया है। तो बोस्टेड, तो जो जब हायर इंटरेस्ट रेट होगा, जब ज्यादा ब्याज की जो दरें होगी, तो ये क्या बढ़ाएगी क्रेडिट डिमांड को। मतलब जो क्रेडिट डिमांड मतलब होता है कि पैसे की मांग, जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं, ये हो जाता है क्रेडिट डिमांड, कि हम पैसे बैंक से ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। यदि इंटरेस्ट ब्याज की यदि दरें बढ़ती है तो क्रेडिट डिमांड क्या होगी? कम होगी, एक नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा उस पर कुछ सेक्टर्स में। तो यहाँ एक नेगेटिव वर्ड आएगा, तो बोस्टेड यानी हो जाएगा कि बढ़ाना, तो बढ़ाएगी तो बिल्कुल भी नहीं। कॉन्स्टेंट यानी हो जाएगा कि कम करना, रोकना। ओके, तो जो हायर जो इंटरेस्ट रेट्स है, इसने जो है स्लाइटली सूक्ष्म रूप से कॉन्स्टेंट की है, रोकी है जो क्रेडिट डिमांड को कुछ सेक्टर्स में, कुछ क्षेत्रों में। एलिमिनेट यानी होता है पूरी तरीके से नष्ट कर देना, तो पूरी तरीके से तो नष्ट करेगी नहीं, कुछ लोग तो डिमांड करेंगे ही, तो ये भी बिल्कुल नहीं आएगा। डाइवर्सिफाइड मतलब हो जाएगा कि उसको विचलित कर देना, उसको मतलब एक तरफ एक अलग ही दिशा में ले जा लेना, उसको मतलब भिन्न कर देना, अलग कर देना, तो ये भी सेंस बिल्कुल नहीं देगा। तो इसका जो रियल ऑप्शन होगा ये होगा कॉन्स्टेंट यानी होता है रोकना या कम करना। जो हायर, जो उच्च ब्याज की जो दरें हैं, हालांकि आवश्यक है कंट्रोल करने के लिए प्राइस के प्रेशर्स को, दाब को, लेकिन इसने जो है ये जो रेट्स है, जो दरें हैं, इसने सूक्ष्म रूप से क्या कर दिया है? कम कर दिया है जो क्रेडिट डिमांड को है कुछ सर्टेन सेक्टर्स में, कुछ क्षेत्रों में। नेवरदलेस मतलब होता है कि हावेवर, हालांकि, ये एक कंजंक्शन है जो कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज होता है। हालांकि डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव्स, जो डिजिटल जो बैंकिंग की जो शुरुआती है, जो योजना है, एंड फिनटेक इंटीग्रेशन, और जो फिनटेक जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन होता है एकीकरण, यानी एक होने की जो प्रोसेस रहती है,
एक जगह ढेर होने की जो प्रोसेस रहती है उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन, मतलब कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। जो एकीकरण, जो फिनटेक एकीकरण है, तो है इस चीज ने कुछ कर दिया है फाइनेंशियल इंक्लूजन। इंक्लूजन यानी होता है समावेश, यानी उस चीज को, तो इंक्लूजन का मतलब होता है समावेश, मतलब उस चीज को मतलब इंक्लूड करना, इंक्लूड से बना है। ओके, इंक्लूड मतलब होता है कि उसको शामिल करना, तो शामिल करने की प्रोसेस को ही बोलते हैं इंक्लूजन, समावेशन। तो जो वित्तीय समावेशन को कुछ कर चुका है, जो डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव्स है, जो योजना है, और जो फिनटेक जो इंटीग्रेशन है, जो एकीकरण है, तो इसने क्या कर दिया है, तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट ही डालेगा, एक पॉजिटिव मतलब एक्शन ही होगा यहाँ पर। तो हिंडर्ड मतलब हो जाएगा कि रोक चुका है, जो डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव्स है और जो फिनटेक इंटीग्रेशन है, इससे रोक चुका है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो फाइनेंशियल जो समावेशन है, शामिल करने की जो प्रोसेस है, इस चीज को रोक चुका है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। पर्टिकुलरली इसके आगे का पढ़ लेते हैं, विशेष करके किस क्षेत्रों में, रूरल एरियाज, रूरल जो एरियाज है, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या फाइनेंशियल जो समावेशन है, इसको क्या रोकना चाहिए, नहीं, और उसको बढ़ाना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड यानी हो जाए प्रतिबंधित कर देना, तो ये भी बिल्कुल नहीं आएगा। एक्सपेंडेड यानी हो जाएगा बढ़ाना, तो ये बढ़ा चुके, जो डिजिटल जो बैंकिंग इनिशिएटिव से जो योजना है और जो फिनटेक इंटीग्रेशन है, इस चीज ने फैला दिया है, बढ़ा दिया है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, पर्टिकुलरली विशेष करके किसमें, रूरल एरियाज में। आइसोलेटेड यानी होता है कि अलग कर देना, तो ये भी बिल्कुल नहीं आएगा कि अलग कर दिया हो। ओके, एक्सपर्ट्स, अब जो एक्सपर्ट है आर्ग्यू करते हैं या बातचीत करते हैं, उस चीज पे जोर देते हैं दैट की मेंटेन करना एक बैलेंस, एक संतुलन बिटवीन किसके बीच में, ग्रोथ उन्नति के बीच में, एंड स्टेबिलिटी और स्थिरता के बीच में। तो ये जो मेंटेनिंग है, जो मेंटेन करने की जो प्रोसेस है, तो रिमेन्स ये रह जाती है या रहती है या बनाती है, होती है फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिजिलियंस। रिजिलियंस यानी होता है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। इसका एक्चुअल मतलब होता है कि कोई कठिन परिस्थिति से अपने आप को रिकवर करना, मतलब डिफिकल्टी से रिकवर होना या जल्दी से रिकवर करने की जो एबिलिटी रहती है, जो उसमें काबिलियत रहती है, उसे ही बोलते हैं रिजिलियंस या लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो मेंटेन करना बैलेंस को, एक संतुलन को ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच में, तो ये होता है, क्या होता है, रिडंडेंट का मतलब होता है अननेसेसरी, वेन बोल सकते हैं, व्यर्थ बोल सकते हैं। तो क्या मेंटेन जो है, मेंटेन करना एक बैलेंस, ग्रोथ और स्टेबिलिटी जो स्थिरता है, तो ये क्या, ये रिडंडेंट होगा, अननेसेसरी होगा। लॉन्ग टर्म एक लंबे समय की जो इकोनॉमिक जो लचीलापन है, जो रिजिलियंस है, फ्लेक्सिबिलिटी, उसके लिए बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। डेट्रीमेंटल मतलब होता है घातक, फैटल बोल सकते हैं, जो मतलब पॉइजनस भी बोल सकते हैं, जो घातक हो, मतलब ग्रेटफुल बोल सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल नहीं कि घातक होगा ये चीज, नेगेटिव इंपैक्ट तो पड़ेगा नहीं। क्रिटिकल यानी होता है इंपॉर्टेंट, कि मेंटेन करना, एक्सपर्ट आर्ग्यू करते हैं कि मेंटेन करना एक बैलेंस, एक संतुलन ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच में, तो ये होता है, क्या होता है, क्रिटिकल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म की इकोनॉमिक रिजिलियंस, लचीलेपन के लिए, एक ग्रोथ के लिए भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंसिडेंटल यानी हो जाता है कि आकस्मिक, कैजुअल, जो एक्सीडेंटल बोल सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ओके, इंसिडेंटल। अब इसके आगे इफेक्टिव सुपरविजन, अब जो प्रभावपूर्ण, जो प्रभावशाली जो सुपरविजन है, जो देखरेख है, एंड और टाइमली और समयबद्ध है या समय रूपी जो पॉलिसी रिस्पॉन्सेस है, जो प्रतिक्रियाएं है, विल कंटिन्यू, तो ये कंटिन्यू करेगी कुछ करना इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को, जो इन्वेस्टर है, जो पैसे लगाने वाले हैं, उनके जो आत्मविश्वास को कुछ करेगी कंटिन्यू रूप से। यदि इफेक्ट एक प्रभावकारी क्या होगा, सुपरविजन होगा, देखरेख होगा, और जो टाइमली जो समय रूपी जो पॉलिसी रिस्पॉन्सेस होगी, यदि ऐसा होता है तो एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर, तो एक पॉजिटिव वर्ड आएगा। इरोड मतलब होता है कि उस चीज को काट देना। ओके, जैसे मान लो पत्थर से बार बार रस्सी जाती है, तो उस चीज को इरोड कर देगी, मतलब काट देगी, तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, नेगेटिव वर्ड है। सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना, उस चीज को कंटिन्यू करना। तो इफेक्टिव सुपरविजन और जो टाइमली जो पॉलिसी रिस्पॉन्सेस है, ये जो है कंटिन्यू रूप से बनाए रखेगी इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को, उनके आत्मविश्वास को। तो ये आ सकता है। डिस्टॉर्ट का मतलब हो जाता है कि उसको मतलब स्पॉइल कर देना, खराब कर देना। ओके, स्पॉइल कर देना, तो ये भी बिल्कुल नहीं आएगा। और वीकन यानी हो जाता है कमजोर करना, तो ये भी बिल्कुल नहीं आएगा, नेगेटिव वर्ड है। तो सस्टेन हो जाएगा कि सस्टेन करेगा जो इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को। अब जो है आगे पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड है, अंडरलाइंड जो वर्ड है, रिसेंट और डिक्लाइनिंग, तो इनका पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है। तो रिसेंट का पार्ट ऑफ स्पीच है, ये है एडजेक्टिव। ओके, और जो डिक्लाइन है यहाँ पे, ये है एक प्रेजेंट पार्टिसिपल तो नहीं होगा, जिरेंड होगा। ओके, जिरेंड होगा। जिरेंड क्या होते हैं, वर्ब, ऐसे वर्ब की एनजी फॉर्म जो एक नाउन की तरह फंक्शन करती है, तो उसी बोलते हैं जिरेंड। और प्रेजेंट पार्टिसिपल एक वर्ब की ऐसी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, जो एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करती है, उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल।
तो पूरे वर्ड, पूरे मतलब जितने भी यहाँ इस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स लिखे उनका पूरा पार्ट ऑफ स्पीच हम डिस्कस करते हैं। इन रिसेंट मंथ्स, तो हाल ही के महीनों में, तो यहाँ पे इन जो है प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में आता है एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो एक नाउन होगा या तो एक प्रोनाउन होगा, और यदि नाउन ना आए और प्रोनाउन ना आए तो इसके बदले में कोई वर्ब आएगी जो आईएनजी फॉर्म होगी, ओके, जो जिरंड कहलाएगी, ओके, ये जो जिरंड है यहाँ पे कहाँ गया, ओके, तो ये जो जिरंड है यही कहलाएगा जो एक वर्बल नाउन की तरह काम करेगा, ओके। तो इसके बाद में या तो एक वर्बल नाउन जो जिरंड कहलाता है वो आ सकता है। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट आया है नाउन, मंथ जो है एक नाउन है, हमेशा याद रखना कि नाउन का ही प्लूरल बनता है, तो मंथ का मंथ्स हुआ है, ओके। नाउन की विशेषता बताने यहाँ एडजेक्टिव आया है जो एक रिसेंट एक एडजेक्टिव है। अब इसके आगे एक क्लॉज शुरू होता है, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ओके, प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक एंड हो रहा है, यहाँ पे कॉमा लग गया, मतलब एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसके बाद में क्लॉज शुरू हो रहा है। क्लॉज क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, उसे बोलते हैं क्लॉज। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जो सब्जेक्ट और टेंस और वॉइस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, उसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। जैसे मान लो यहाँ पे सेक्टर्स रहता है तो यहाँ पे हैज की जगह हैव रहता है, ओके। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटेड लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यदि कंटिन्यूअस टेंस रहता है तो यहाँ पे एनजी फॉर्म आती है, डेमोन्स्ट्रेटिंग रहता। तो ये दोनों क्या है, फाइनाइट वर्ब है जो चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे इंडियाज, यहाँ पे जो कॉमा से दिख रहा है एपोस्ट्रोफी बोला जाता है, जो नाउन का पॉजेसिव जेनेटिव केस है, तो इंडिया भी नाउन है और यहाँ पे जो सेक्टर है ये भी नाउन है। जो जेनेटिव केस रहता है दो नाउन को जोड़ने का काम करता है, ऑफ का सेंस देता है का, ओके। इसके जो जेनेटिव केसेस के बाद वाला जो नाउन रहता है इसके अकॉर्डिंग वर्ब रहती है, जो सेक्टर लिखा है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लिखी। यदि यहाँ पे सेक्टर्स रहता तो यहाँ पे हैव रहता। तो इंडिया भी नाउन है, सेक्टर भी नाउन है, और इसकी विशेषता बताने यहाँ पे आया है बैंकिंग, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ओके। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंप्रूव्ड स्टेबिलिटी, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, ये पूरा का पूरा यहाँ पे सब्जेक्ट है ये, ओके, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब हो गई, और ये है ऑब्जेक्ट, ओके, ये है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में ये क्या है, नाउन है। इसकी विशेषता बताने यहाँ पे जो आया है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो एक एडजेक्टिव है, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल है, ड्यू टू एक प्रीपोजिशन है। ये है एक फ्रेजल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के चार टाइप होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, फ्रेजल और पार्टिसिपल। तो ये है उनमें से एक जो टाइप है, ये है एक फ्रेजल प्रीपोजिशन, ओके। दो वर्ड जब प्रीपोजिशन की तरह फंक्शन करते हैं उसे बोलते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन। इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट आया है जो एक क्या है, जिरंड है, जो एक नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, वर्ब की एनजी फॉर्म। जब भी प्रीपोजिशन के बाद में कोई भी वर्ब आएगी तो उसमें एनजी लग जाएगा, मतलब एनजी फॉर्म आएगी वर्ब की, जो एक जिरंड की तरह काम करेगी। अब इसका ऑब्जेक्ट है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ओके। वर्ब का भी ऑब्जेक्ट आता है तो इसका नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और जो प्रूडेंट रेगुलेटरी जो ओवरसाइट है, ये दोनों के दोनों इसके ऑब्जेक्ट है। एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, दो नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पे, ओके। तो एसेट्स भी नाउन है और ओवरसाइट्स भी नाउन है। इस नाउन की विशेषता बताने परफॉर्मिंग, जो नॉन परफॉर्मिंग, यहाँ पे एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और इस नाउन की विशेषता बताने यहाँ पे दो एडजेक्टिव आया है। तो ये भी एक एडजेक्टिव है, प्रूडेंट भी, और रेगुलेटरी भी एक एडजेक्टिव है। तो एक नाउन से पहले 2, 3, 4, 5 एडजेक्टिव आ सकते हैं उसकी विशेषता बताने, और एक एडजेक्टिव की विशेषता बताने यहाँ पे इससे पहले एक एडवर्ब आ सकता है, मतलब यहाँ पे एक एडवर्ब आता, तो जो एडवर्ब नहीं दिया है, ओके। अब इसके आगे वर्ड्स पढ़ते हैं। ऑफिस्केशन, ऑफिस्केशन मतलब होता है द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग अनक्लियर एंड कंफ्यूजिंग, मतलब एक प्रक्रिया जिसमें किसी चीज को मतलब ब्लर बनाया जाए, अस्पष्ट किया जाए, ओके। तो ये होता है मतलब अस्पष्ट पूर्ण होता है। क्लाउडिंग, उसको मतलब क्या करना, अस्पष्ट करना। मेकिंग एन इशू लेस ट्रांसपेरेंट, किसी भी मुद्दे को लेस ट्रांसपेरेंट यानी कम ट्रांसपेरेंट यानी कम स्पष्ट बनाना, ओके। कॉन्सिलमेंट, कॉन्सिल का मतलब होता है हाइड करना, छुपाना, तो इसी से बना है नाउन इसका। कॉन्सिलमेंट इसका मतलब होता है कि हाइडिंग, छुपाना, द ट्रू, सत्य को, मीनिंग और फैक्ट, जो रियल मीनिंग और फैक्ट्स को छुपाना। कोरिस्केट, कोरिस्केट मतलब हो जाता है कि टू फ्लैश और स्पार्कल ब्रिलियंटली, फ्लैश करना एकदम चमकाना, या स्पार्कल या एकदम चिंगारी रूपी एकदम दिखाना, ब्रिलियंटली यानी एकदम स्मार्ट रूप से, एकदम इंटेलिजेंट रूप से। ग्लीम जिसका मतलब होता है साइन करना, चमकना, ओके। साइन सॉफ्टली, एकदम सॉफ्ट तरीके से चमकना, या इंटरमिटेंटली, इंटरमिटेंटली यानी आंतरिक रूप से उसका चमक, उसकी जो एक नेचुरल चमक बोल सकते हैं। साइंटिलेट, साइंटिलेट मतलब भी इमिट, फ्लेस्ड और लाइट। इमिट होना मतलब उसका निकलना, फ्लेसेस का मतलब जो एक तरंग का निकलना, या लाइट का प्रकार का प्रकाश का निकलना। स्पार्कल इंटेंशनली यानी चिंगारी उत्पन्न करना या किसी चीज को चमकाना जानबूझकर, ओके। ये हो जाएगा साइंटिलेट, ओके। कैडेवरस, कैडेवरस मतलब हो जाएगा रिसेंबलिंग अ कॉर्प्स, ओके। कॉर्प्स मतलब हो जाता है
कि लाश होता है, ओके, डेड बॉडी जो मरी हुई जो लाश होती है उसे बोलते हैं कॉप्स। तो रिसेंबल होना या उसके जैसे लगना, इसके जैसे एक मरी हुई लाश के जैसे लगना। रिसेंबल यानी होता है के जैसे दिखना, यानी उसके जैसे मेल खाना। पाल, जो पाल हो या जो इमेसिएटेड हो, इमेसिएटेड मतलब वीक टाइप से, कमजोर टाइप से। पाल मतलब भी एकदम धुंधला या अस्पष्ट बोल सकते हैं, जो कमजोर हो, ओके। गॉन्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सट्रीमली थीन, बहुत ज्यादा पतला, ऑफन अक्सर, ड्यू टू इलनेस एंड हंगर, भूख और बीमारी के कारण जो बहुत ज्यादा पतला हो उसे बोलते हैं गॉन्ट। हैगर्ड, ओके, हैगर्ड मतलब भी वर्न आउट, शोइंग एग्जॉस्शन और सफरिंग, जो मतलब थकावट और सफरिंग, जो पीड़ा को दर्द शो करे, प्रदर्शित करे, या वर्न आउट हो, मतलब कुल मिलाकर एकदम मुरझाया सा बोल सकते हैं, ओके। अब जो इसके आगे की वर्ड है डिलेटरी, डिलेटरी यानी इंटेंशनली स्लो, जो जानबूझकर स्लो हो। कजिंग, डिले जो कारण बने देरी का, ओके। टार्डी, टार्डी मतलब वही लेट, स्लो इन एक्शन, कोई भी काम में स्लो होना, लेट होना। प्रोकेस्टिनेटरी, प्रोकेस्टिनेटरी यानी भी हो जाता है गिवन टू अननेसेसरी पोस्टपोनमेंट, देना कोई भी अनावश्यक देरी या कोई डिले बोल सकते हैं। कॉन्फ्लैग्रेशन, कॉन्फ्लैग्रेशन यानी हो जाएगा लार्ज डिस्ट्रक्टिव फायर, एक बड़ी सी और जो विनाशकारी जो आग हो उसे बोलते हैं कॉन्फ्लैग्रेशन। इन्फर्नो, इन्फर्नो इसका सिनोनिम हो जाएगा, और ये है ब्लेज, ब्लेज यानी एक टाइप की उसकी जो ऐसी ब्लेज रहती है, ये जो आग की लपटें बोल सकती है, ब्लेज, ओके। स्ट्रॉन्ग ब्राइट फायर, स्प्रेडिंग रैपिडली, जो तेजी से क्या हो, स्प्रीड हो, ऐसी ब्राइट फायर, स्ट्रॉन्ग फायर, ओके। इसको सिकैनरी, इसको यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन स आता है इसको चिकैनरी कुछ मत पढ़ देना, सिकैनरी, ओके। सिकैनरी नहीं होता है डिसीटफुल ट्रिकरी, जो जानबूझकर क्या हो, धोखा हो, या डिलेबरेटरी या जानबूझकर। यहाँ डिसीटफुल यानी हो जाएगा कि धोखा वाला जो ट्रिकरी हो जाएगी, जो चाल हो जाएगी, या जानबूझकर यूज करना किसी भी डिसेप्शन का, धोखे का, ये हो जाता है। डिलिबरेट यानी हो जाता है जानबूझकर, ओके। सबटरफ्यूज, सबटरफ्यूज यानी हो जाएगा डिसेप्टिव स्ट्रैटेजी टू हाइड द ट्रू, मतलब एक धोखे वाली एक तरीका छुपाने के लिए सत्य को। शार्प प्रैक्टिस, ये भी इसका सिनोनिम है सिकैनरी का। जो नेक्स्ट है और लास्ट वर्ड है परस्पिक्यूअस, परस्पिक्यूअस यानी हो जाए क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, जो स्पष्ट हो और आसान हो समझने में, उसे बोलते हैं परस्पिक्यूअस। लूसिड, जो स्पष्ट हो, एकदम चमकीला हो, इंटेलिजिबल हो, और अनएम्बिगियस, देखो एम्बिगियस का मतलब होता है अस्पष्ट, किसी चीज को धुंधला बना देना, तो इससे पहले अन लग गया मतलब वो स्पष्ट है, क्लियर है, अब एकदम साफ है, तो ये हो जाएगा अनएम्बिगियस, ओके। तो ये वर्ड्स थे फ्रेंड्स। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।